हैं, उन्हें तोड़ने की ज़रूरत नहीं, सोच नहीं सकता। मसलन मैं बलूचिस्तान में आज़ादी से नहीं घूम सकता एज़ अ जर्नलिस्ट। मुझे एक ख़ास पैराया जो है या नैरेटिव है, सिर्फ़ वही अवेलेबल है। मतलब एक ये एक ऐसा मेन्यू है जिसमें एक ही डिश अवेलेबल है। आप खाएँ तो सही है, ना खाएँ तो आपकी मर्ज़ी है, कोई मुतबादिल नहीं है। इसी तरह और भी बहुत सारे नो-गो एरियाज़ हैं यहाँ पे खुद हमारे यहाँ। कुछ हमारे अपने अ, मालिकों के हैं, कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स के हैं, कुछ रियासत के हैं। उसके बीच वो कहते हैं कि इतना सा ग्राउंड है, इस पे आप खेलना चाहें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये ख़यालात, तासुरात तो सारे बहुत अच्छे हैं, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, जर्नलिज़्म, मीडिया, द ट्रूथ, बट कहीं न कहीं ये सब जो को-ऑप्ट हो चुके हैं, डेमोक्रेसी को यूएस ने बहुत इस्तेमाल किया रेजिम चेंज करने के लिए। तो क्या अब हम यही समझें कि जो मीडिया है, मेनस्ट्रीम मीडिया है, मास मीडिया है, वो भी हर जगह, हर दुनिया में ही, नॉट टू जनरलाइज़ बट मोर प्लेसेस देन नॉट, एक टूल ही है और उसको एक टूल ही समझें, और ये सच का जो आइडिया है, ये जिसमें पोस्ट मॉडर्निज़्म में भी फ़ैल है कि ये रिलेटिव ही है। सारी जंग जो है वो नैरेटिव की ही है। अभी इंडिया ने भी जो डेलीगेशन भेजी है या पाकिस्तान ने भी भेजी है, वो नैरेटिव बनाने के लिए है। तो जो बड़ी ग्रीक आइडियल बातें हैं कि सच की तलाश हो, वो दुनिया अब नहीं है। नहीं, दुनिया वही है, इंसान भी वही है, हथकंडे भी वही हैं। हमें यूँ लगता है कि जैसे सब कुछ नया है, कि जो कुछ हो चुका वो हमारे सामने नहीं हुआ और कुछ नहीं बदला मेरे हिसाब से। मसलन क्या वियतनाम में जो 5.5 लाख फ़ौजी उतारे गए थे, उनका नैरेटिव नहीं बनाया था जंग शुरू होने से पहले, या इराक पे जो अटैक हुआ था, उससे पहले नैरेटिव नहीं बनाया था। यूनाइटेड नेशन से लेके और आम मीडिया आउटलेट तक पूरा का पूरा ज़ोर लगाया था। जब 71 में दिसंबर में ईस्ट पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला किया है, क्या उससे पहले नवंबर में इंदिरा गांधी ने वेस्टर्न ममालिक का, वेस्टर्न कैपिटल्स का दौरा नहीं किया था नैरेटिव बनाने के लिए? तो ये नैरेटिव की तो बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। प्रोपेगेंडे के बगैर जंग नहीं जीती जा सकती और अपनी हार को फ़तह में नहीं तब्दील किया जा सकता। और जो प्रोपेगेंडा है, इट्स एसेंशियल पार्ट ऑफ एनीथिंग, एनी डिज़ाइन, एनी टारगेट, वो तो करना पड़ता है। तो ये जंग तो हर वक़्त रही है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि हर दफ़ा हमें ऐसा ही नज़र आता है कि यार बाकी लोग भी लेट गए। मेजॉरिटी लेट ही जाती है। लेकिन आप देखें कि जो भी इस तरह के वाक़यात हैं, उनमें देखें 4-5 पागल ज़रूर सामने आते हैं। हाँ। वो कहते हैं ये क्या हो रहा है? फिर आहिस्ता-आहिस्ता लोग भी एंडरसन की कहानी की तरह उनके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं कि हाँ यार, बात तो सही कह रहा है, बादशाह तो नंगा है, कपड़े तो नज़र नहीं आ रहे इसके, बच्चा ठीक तो कह रहा है। तो फिर वो पूरा एक चेंज होने लगती है सिचुएशन। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप तवक्को करें कि जी 25 करोड़ लोग एक ही साथ एक ही बात करने लगे, ऐसा नहीं होता। 4, 5, 6 ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं। किसी में भी मसलन नाज़ी जर्मनी में भी ऐसे पागल मौजूद थे, बहुत सारे नाम हैं। कुछ मर गए, कुछ भाग गए, कुछ वहीं रहे। वियतनाम का भी यही है कि 5-6 सहाफ़ी थे, जिन्होंने पहले सवाल उठाए, ये क्या हो रहा है? 71 में जो ईस्ट पाकिस्तान में एक्शन हुआ है, यहाँ 4-5 ही लोग थे। अस्मा जहांगीर के वालिद एक वन वो तो थे, उसके अलावा एक वो थे डेली न्यूज़ के एक सहाफ़ी थे जिन्हें भागना पड़ा था अपनी फ़ैमिली समेत लंदन में। फिर उन्होंने संडे टाइम्स में स्टोरी छापी थी कि वहाँ तो ये हो रहा है, और उसके बाद फिर वो राय अम्मा किसी और तरफ जाने लगी। और किसी भी जंग का सबसे बड़ा जो हथियार है, वो ये है कि आज तक पता नहीं चल रहा कि दुरुस्त क्या कौन था। दोनों फरीक ही दुरुस्त होते हैं। जिसका पल्ला भारी होता है, वो उसे दरसी किताबों के ज़रिए फिर इंजेक्ट कर देता है। जिसका पल्ला भारी नहीं होता, वो इंतज़ार करता है जब होगा तो मैं ये काम करूँगा। तो जंग में वही जो कहते हैं, अब तो टीचर सी बात हो गई है कि सबसे पहली पहली जो हलाकत है, वो सच की होती है, हकीकत की होती है। और ये बात हकीकत है और पिछले 7000 साल से है। आप कह रहे हैं कि चीज़ें नहीं बदली, बट तरीका तो शायद बदल गया है, क्योंकि डब्ल्यूएमडी की भी जो आपने बात की, नैरेटिव बनाने के लिए, अब तो इतनी किताबें लिख चुकी हैं कि उनको खुद भी पता था, कॉलिन पावेल को खुद भी पता था कि इराक वाला डब्ल्यूएमडी झूठ है, अवाम को बेचने के लिए ये करना पड़ा था। वियतनाम में फोर्सफुल कंस्क्रिप्शन करनी पड़ी थी, आपने तो डॉक्यूमेंट्री देखी है कि बर्थडे के हिसाब से मजबूरन फिर मोहम्मद अली जैसे लोगों ने मना किया, फिर जो ब्लैक कम्युनिटी है उन्होंने बोला कि भई हमें तो यहाँ हक नहीं मिल रहे, आप हमें वियतनाम क्यों भेज रहे हो लोगों को मारने के लिए? पर अब जिस तरह से दुनिया बन चुकी है, जहाँ एआई है, एल्गोरिथम है, इस तरह इज़राइली सोसाइटी की अगर हम बात करें, क्योंकि वो जूते पहनकर गाज़ा में जाकर हर कोई नहीं मार रहा, ड्रोन जाता है, तबाह करके आ जाता है। आप मीडिया पे देखें ना देखें, आपकी चॉइस है। यू कैन बी लाइक, "इट डज़न्ट बॉदर मी, इट अफेक्ट्स मी टू मच, आई डोंट वांट टू वॉच।" तो अब तो वो उस तरह से हर किसी की पार्टिसिपेशन भी नहीं चाहिए। तो शायद हम एक बहुत खतरनाक दिशा में नहीं जा रहे हैं कि अगर आप बस मुँह मोड़ लें या ये फ़ोन साइड पे रख दें, तो आपके लिए तो दुनिया देखिए, जन्नत है। जब रेडियो आया, तो रेडियो के बारे में कहा गया कि अब ये रियासत के हाथ में चूँकि एक टूल आ गया है नया, इसलिए अब दिमाग कंट्रोल होंगे। और ये रेडियो कब आया? 1930s में आम होना शुरू हुआ है, अगर मैं बरे-सग़ीर की बात करूँ। लेकिन फिर भी क्विट इंडिया मूवमेंट तो चली और पार्टीशन की बात तो हुई। फिर जब एक टेलीविज़न आया जिसे इडियट बॉक्स कहा जाता है, और बकौल शख़्सियत के बेसिकली तो ये आला कैपिटलिज़्म ने चीज़ें बेचने के लिए इस्तेमाल किया।
लेकिन हर वक़्त 24 घंटे इश्तिहार मैं कैसे देखूँगा? मैं इसलिए तो नहीं खरीदता टीवी। तो उन्होंने मुझे इश्तिहारात से बोर ना होने के लिए दरमियान में थोड़े-थोड़े प्रोग्राम भी टाँक दिए मेरी दिलचस्पी के, वरना ये एक टूल है अपनी प्रोडक्ट्स बेचने का, एक कंज्यूमर कल्चर पैदा करने का। बहरहाल ये डिबेटेबल है कि ऐसा है या नहीं है। तो सरकार के पास ये भी मीडियम था और उस वक़्त ये बहुत ही मॉडर्न चीज़ थी। लेकिन क्या हुआ, इससे कोई नैरेटिव रुक गया या सरकारों ने दिमाग कंट्रोल कर लिया है? अब अगर एआई रियासत के लिए भी है, तो मेरे लिए भी तो है। एल्गोरिथम का यूज़ अगर रियासत कर रही है, तो मैं भी तो कर रहा हूँ। तो ये लड़ाई जो है, ये उसी का है कि को हर चीज़ का एक तोड़ आएगा, फिर उस तोड़ का तोड़ आएगा और यूँ ये सिलसिला चलता रहेगा। ये हम इत्मीनान से किसी चीज़ के बारे में ये नहीं कह सकते कि यार बस ये अब ये मसला हल हो गया। कोई मसला हल नहीं होता। उसकी शक्लें बदलती रहती हैं और उन शक्लों से निपटना जो है, वो कांस्टेंट स्ट्रगल है। वो रियासतें भी करती रहेंगी, वो इंडिविजुअल्स भी करते रहेंगे। तो मुझे ज़माने बदलने से या प्लेटफ़ॉर्म बदलने से कोई परेशानी नहीं है। ये एक एवोल्यूशन का हिस्सा है। अगर हम उस एवोल्यूशन को नहीं समझ पा रहे हैं या उसे अपने लिए नहीं अपना पा रहे हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि अब तोड़ शायद बन जाए, लेकिन अब तक वो तोड़ नहीं बन सका? क्योंकि चलें पाकिस्तान में तो हम ये बात करते थे ना कि अगर आप जियो देख रहे हो तो आपको एक बयानिया नज़र आएगा, अगर आप एआरवाई देख रहे हो तो आपको दुनिया उसके बरअक्स लगेगी। लेकिन ये जो एल्गोरिथम की एको चेंबर्स हैं, तो एक चीज़ हमें सोशल मीडिया पे नज़र आती है, फिर व्हाट्सएप पे तो वो 2 कदम और भी आगे है, वहाँ तो फैक्ट चेक भी नहीं हो सकता। हमने देखा फेसबुक की वजह से रोहिंग्या जेनोसाइड हुई, क्योंकि एक ही बयानिया जो लोग एक चीज़ फॉलो करते हैं, उनके लाइक्स और एल्गोरिथम के हिसाब से उनको एक रियलिटी दिखाई गई। फिलहाल क्या आपको लगता है इस चीज़ का तोड़ नहीं बन सका है कि रियलिटी ही बिल्कुल अलग दिखाई जा रही है, जिस तरह 26 नवंबर का वाक़या हो? अगर आप रियासती बयानिए के साथ हैं, तो आपको पूरे सोशल मीडिया पर एक अलग पिक्चर दिखाई जाएगी, या अगर आप पीटीआई के बयानिए के साथ हैं, तो पूरे सोशल मीडिया पर आप जहाँ देखें, आपको एक अलग पिक्चर दिखाई जाएगी। तो फिलहाल तो इस पोलराइज़ेशन का तोड़ नहीं है हमारे पास। जो भी नई चीज़ शुरू होती है, फौरी तौर पे उसका तोड़ नहीं आता है। आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो जब लोग समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर तोड़ भी हो जाते हैं। और मुझे इसलिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि पाकिस्तानी जो चंद जुगाड़ू कौमें हैं, उनमें से एक है। और ये लौंडे कर लेंगे, कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। वो पहले भी करते रहे हैं, अब भी कर लेंगे। अच्छा, बयानिया जो है वो तो एक ही होता है। अगर रियासत का बयानिया है, तमाम रियासतों का एक ही तरह का बयानिया है कि एक रियासत, एक कानून, एक निज़ाम, उसको आप मुख्तलिफ नाम दे लें, होता है। और हर रियासत की ख़्वाहिश होती है कि सुनियाँ हो जान गलियाँ ते विच रांझा यार फिरे। अब ये जो रियाया है, डिपेंड करता है कि उसमें पागलपन का तनासुब क्या है, या वो अपनी अक्ल से कितने फ़ीसद लोग उसमें काम लेना चाहते हैं। रियासतें ज़हीन होती हैं, मगर उनमें कॉमन सेंस की कमी होती है, इसीलिए वो ठोकर भी खाती हैं। एक से एक आपको ज़हीन आदमी मिल जाएगा, छा जाएगा वो। लेकिन जो बेसिक जो है इंसानी इंस्टिंक्ट्स, वो उसके ज़हन में नहीं रहती कि यार मुझे आप इस कमरे में शहज़ाद साहब 24 घंटे बिठा के रखें, कॉफ़ी मंगाए जाएँ, खाना भी खिलाएँ, गप भी लगाएँ और बस ये ना कहें कि यार आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। बैठूँगा आपके साथ, 24 घंटे बैठूँगा, यहीं सो भी जाऊँगा। द मोमेंट आपने कहा ना कि आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते, मैं पूछूँगा क्यों? तो आप जो भी उसकी रीज़न है बताएँगे। उसके बाद से मेरा जो जिबली रद्द-ए-अमल है, वो मुझे अपने उसमें ले लेगा, दायरे में ले लेगा और मेरी तमाम जो फैकल्टीज़ हैं, वो ये सोचेंगी कि मुझे इस कमरे से बाहर कैसे निकलना है। और ये हर इंसान की और हर जानवर की जिबल्लत है। तो जब मैं कहता हूँ कि रियासतों के पास कॉमन सेंस नहीं होती, तो वो ये समझती हैं कि हमने अगर एक पिंजरा बना दिया और उसमें उन्हें चंद टुकड़े दे दिए, तो मामला सेट है। मामला वहीं से बिगड़ना शुरू होता है। इसीलिए आप ये देखें कि हिस्ट्री में कोई भी एम्पायर, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी हुकूमत एक सर्टेन पीरियड के बाद मर जाता है, कायम नहीं रहता, उसकी जगह नई चीज़ आ जाती है। वजह यही है कि वो कहती हैं कि ये नहीं करना, और उसकी दलील इतनी बोधी देती हैं कि फिर मेरा एज़ एन इंडिविजुअल और एज़ अ कलेक्टिव दिल चाहता है कि यार यही तो करना है।